मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लाल पठार गांव में बड़ा हादसा हुआ है। कुएं में गिरे बच्चे को बचाने पहुंची भीड़ भी कुएं के धंसने में उस पे जा गिरी। अब तक 16 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 3 की मौत हो गई है। रेस्क्यू जारी है। करीब 12 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। विदिशा के लाल पठार गांव में हादसा कल शाम करीब 6 बजे हुआ। जिस कुएं में लोग फंसे हैं उसकी गहराई करीब 30 फीट बताई जा रही है, जिसमें 10 से 15 फीट पानी है। कुएं के ऊपर सीमेंट का स्लैब था। बच्चे को निकालने के लिए जब स्लैब पर भीड़ का वजन पड़ा तो स्लैब टूट गया और स्लैब पर खड़े लोग कुएं में धंस गए। रात करीब 11 बजे राहत कार्य में लगा एक ट्रैक्टर भी जमीन में धंसने से गिर गया। घटना की खबर मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई। तकरीबन 16 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 13 लोग लापता है और 3 की मौत हो चुकी है, जिनके शव बरामद कर लिए गए। मुख्यमंत्री विदिशा में अपनी गोद ली हुई बेटियों की शादी के मौके पर मौजूद थे। उन्होंने विवाह स्थल को ही कंट्रोल रूम बना दिया। मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के कई हिस्सों में भारी जलभराव हो गया है। दादर, सायन, हिंदमाता, अंधेरी, सबवे, गांधी मार्केट, कुर्ला तमाम इलाके जहां बारिश के दिनों में जलभराव होता है, आज भी बारिश में मुसीबत का सामना कर रहे हैं। श्रीनगर में एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया है। एनकाउंटर में सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हुए हैं। श्रीनगर के दानमार इलाके के आलमदार कॉलोनी में आतंकियों के छिपे होने की सटीक सूचना पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम वहां पहुंची थी। सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके को घेरा तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वो रेलवे से जुड़ी कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद और गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान गुजरात साइंस सिटी में एक्वाटिक्स एंड रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उनके अलावा गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश समेत अन्य कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज यूपी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक है, जिसमें 2022 के चुनाव जीतने की रणनीति के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो यूपी में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार में कई नए मंत्री देखने को मिल सकते हैं। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी के सबसे ज्यादा 7 मंत्रियों को जगह दी थी। अब योगी आदित्यनाथ भी कई नए चेहरों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। प्रदेश के अन्य जो कार्य समिति सदस्य हैं, जो प्रमुख लोग हैं, वो हमारे प्रदेश कार्यालय पर रहेंगे। बाकी लोग वर्चुअल जुड़ेंगे और इसमें हमारे केंद्र के भी तमाम नेता वर्चुअल इससे जुड़ सकते हैं। और जाहिर सी बात है, बीजेपी का संगठन का भी मुद्दा विकास होता है। जनता के लिए सेवा कार्य हम बेहतर तरीके से सुविधाएं उनको कैसे मुहैया करा सके, ये हमारा मुद्दा हमेशा से रहा है। तो प्रमुख एजेंडा होगा विधानसभा चुनाव। देखिए, चुनाव राजनीतिक दलों के सामने एक प्रक्रिया जरूर होती है, लेकिन चुनाव के साथ साथ अन्य विकास के मुद्दे भी हमारे और कृषि और किसानों के मुद्दे भी हमारे सामने हैं। उन पर भी चिंतन मनन अपरिहार्य है। पंजाब में सिद्धू और अमरिंदर के बीच सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों ने एक बार फिर अमरिंदर सिंह को नाराज कर दिया। कल रात हरीश रावत ने आला नेताओं से बात की और सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर गोलमोल जवाब दिया। इस बीच सिद्धू ने भी बागी नेताओं के साथ बैठक की। वहीं अमरिंदर ने भी देर रात अपने खेमे के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की। आज तक से बातचीत में हरीश रावत ने पंजाब में सुलह के फॉर्मूले की बात कही थी, जिसमें सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के संकेत दिए थे। कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। तो कैप्टन ने जो गेस्चर दिखाया कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलने के बाद कि जो कुछ सीपी तय करेंगी मैं उसको मानूंगा, तो उसका पार्टी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट गया है।
यानी कहीं ना कहीं कप्तान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सिद्धू जी शायद पीसीसी प्रेसिडेंट बने जो उनकी ख्वाहिश है। कहीं इसी के आसपास हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या वो भी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं क्या? सर वो भी एक चेहरे हैं या वही होंगे? सर क्योंकि ऐसी खबर आई कि कैप्टन साहब नाराज हो रहे हैं, ऐसी बात सुन। कांग्रेस ने भी यूपी चुनाव के लिए कमर कस ली है। आज से प्रियंका गांधी यूपी के 3 दिन के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संगठन और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के मकसद से पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी का पहले 14 जुलाई को लखनऊ जाने का कार्यक्रम था, लेकिन दिल्ली में कुछ अहम बैठकों की वजह से ये टाल दिया गया। प्रियंका गांधी आज लखनऊ पहुंचेंगी। 18 महीने बाद प्रियंका लखनऊ आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। टीएमसी के 6 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा, जहां बंगाल में खाली पड़ी 7 सीटों पर उपचुनाव कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस बीच ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग से वक्त पर चुनाव कराने की बात कही और साफ किया कि बंगाल में कोरोना कंट्रोल में है, ऐसे में चुनाव कराए जा सकते हैं। दीदी ने चुनाव में देरी की वजह बीजेपी के डर को बताया। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हारी थी, जिसके बाद सीएम बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर उपचुनाव जीतना है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बेहद गंभीर रिपोर्ट सबमिट की है। आयोग ने हिंसा को लेकर अदालत से कहा है कि बंगाल में कानून का शासन नहीं, बल्कि शासक का कानून चलता है। बंगाल हिंसा के मामलों की जांच राज्य के बाहर की जानी चाहिए। 13 जुलाई को कोर्ट में पेश की गई इस रिपोर्ट के लीक होने पर ममता ने सवाल खड़े किए हैं। ममता ने कहा कि आयोग को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और इस रिपोर्ट को लीक नहीं किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को केवल कोर्ट के सामने रखना चाहिए। कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने को लेकर यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया था। हालांकि यूपी सरकार की दलील है कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही कांवड़ यात्रा की इजाजत होगी। इससे पहले उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा पर रोक लगा चुकी है। दिल्ली में फिलहाल स्कूल बंद ही रहेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार अभी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता है। केजरीवाल ने कहा कि जब तक दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक बच्चों को लेकर कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता है। कोरोना के खतरे के बीच पहाड़ी राज्यों में बड़ी संख्या में पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड पुलिस ने 13 ऐसे टूरिस्ट को गिरफ्तार किया है जो फर्जी कोरोना रिपोर्ट लेकर राज्य में घुस रहे थे। इन सभी के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ जुटती देख राज्य सरकार ने नियम बना दिया कि आने वाले सैलानियों को कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। राजद्रोह के मामलों के दुरुपयोग पर सवाल उठाते हुए सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि जब कोई सरकार और प्रशासन की बात मानने से इनकार करे तो उस पर देशद्रोह का इल्जाम चस्पा कर दो, क्योंकि अभियोजन की कोई जवाबदेही भी तो नहीं है। जब सरकार ने इतने पुराने और अनुपयोगी कानून खत्म किए हैं तो आईपीसी की धारा 124A पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्वीट कर इसका स्वागत किया। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया कोरोना की चपेट में आ गई है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत समेत 2 खिलाड़ियों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। अब टीम इंडिया का एक सपोर्टिंग स्टाफ भी संक्रमित मिला है। विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा, बॉलिंग कोच भरत अरुण और अभिमन्यु ईश्वरन को आइसोलेट कर दिया गया है। पंत, दयानंद, साहा, अरुण और ईश्वरन लंदन में ही क्वारंटीन रहेंगे। आइसोलेट हुए किसी भी खिलाड़ी या स्टाफ को डरहम नहीं भेजा जाएगा। इन सभी को 10 दिनों के आइसोलेशन पीरियड से गुजरना होगा। इस दौरान इनकी कोरोना जांच भी की जाएगी। मेरठ पुलिस चौकी पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ दबंग युवक मामूली बात को लेकर सड़क से जा रहे कुछ लोगों को जमकर पीट रहे हैं। मामला टीपी नगर थाना क्षेत्र के वेद व्यासपुरी चौकी का है। हैरानी इस बात की है कि ये दबंग पुलिस चौकी पर ही ऐसे ही मारपीट कर रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने
3 नामजद और बाकी अज्ञात पर मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की है। पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाली 1 महिला और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। मामला थाना उद्योग नगर क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नशे के सौदागर बाइक से गांजे की खेप लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाया तो आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक युवक ने अपनी सौतेली मां की बहन और सौतेली मां की बेटी को धारदार हथियार से गला रेत कर मार दिया। मामला मंडी थाना क्षेत्र के कोड़िया छीतू इलाके का है। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद में युवक ने तीनों की हत्या की। हत्या करने के बाद आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रेप के 2 मामले सामने आए हैं। पहले मामले में एक पुलिसकर्मी पर आरोप है कि उसने नाबालिग के साथ रेप किया। मामला जसपुर का है। पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरा मामला बाजपुर क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक एक तलाकशुदा महिला से फेसबुक पर दोस्ती करके उसे आरोपी ने मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद में एक ढाबे की कुर्सी पर बैठने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने ढाबा मालिक और उसके दोनों बेटों पर चाकू से हमला कर दिया। मामला NIT 1 इलाके का है। बताया जा रहा है कि कुर्सी पर बैठने को लेकर 2 पक्षों में फसाद हो गया। इस फसाद को सुलझाने के लिए जब ढाबा मालिक और उसके बेटे बीच में आए तो एक पक्ष के आरोपियों ने अपनी गाड़ी से चाकू निकाला और ताबड़तोड़ वार कर दिए। चाकू से हमले की यह तस्वीर CCTV में कैद हो गई। अफगानिस्तान में सबसे लंबे अमेरिकी युद्ध अभियान को खत्म करके अमेरिकी सेना के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर अमेरिका लौट गए हैं। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भरोसा दिया कि अमेरिका का अफगान मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका काबुल का सहयोग करता रहेगा, तो वहीं तालिबान के लड़ाके लगातार अफगानिस्तान पर कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। क्यूबा में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के लिए राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल ने सोशल मीडिया पर चले एक अभियान को जिम्मेदार ठहराया। SOS क्यूबा हैशटैग से चलाए जा रहे सोशल मीडिया कैंपेन को सरकार विरोधी बताया। बताते चलें कि क्यूबा के राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स के समर्थन में उतरे रिपब्लिकन सांसद मैट गेट्स ब्रिटनी के पिता पर जमकर निशाना साधा। वहीं ब्रिटनी स्पीयर्स को अदालत ने गार्जियनशिप केस में बड़ी राहत देते हुए उन्हें खुद वकील चुनने का अधिकार दे दिया। कोर्ट में अहम सुनवाई के दौरान ब्रिटनी स्पीयर्स फूट फूट कर रोई।